फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, अगर आप लोग जीएस में सिर्फ अगर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, तो आप ये समझ जाओगे कि डिटेल में कैसे पढ़ा जाता है। और एक एक क्वेश्चन से मैं आपको उस पूरे चैप्टर को याद कराता हुआ चल रहा हूं, तो ध्यान से देखते हुए चलना। और कहीं भी किसी चीज़ में डाउट नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं जो चीज़ें याद कराऊंगा वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होंगी। कि कहाँ तक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? और देखो यार, जैसे कोई भी, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आया अभी यार। ये कौन सी लेक पूछ रहा है? शोमगो लेक पूछ रहा है। अब आपको पता है यार, ये जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, तो मैं डल लेक को याद कराऊंगा, दाल लेक, दाल बताऊंगा तो याद करा दूंगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। बट यार आप लोग अगर ध्यान से देखो, आजकल ऐसी लेक्स आ रही हैं एग्जाम में कि आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। जैसे देखो ये, आपने सुना है कभी ये कुमबुम लेक? कहाँ पर है? ये आजकल वो लेक्स आ रही हैं जो आपने बहुत कम सुनी है। देखो, ऑस्ट्री लेक, कौन सी लेक है ये ऑस्ट्री लेक है, ऑस्ट्री। ठीक है? मयम लेक, अगारा लेक, उलसुर लेक। ठीक है? अब देखो, पढ़ने में लगेगा आगरा, अगारा, आगरा, आगरा लग रहा है ना? तो सब कुछ याद कराऊंगा कि कर्नाटका में है वो। बेला सागर, टोप चांची, कौन सी लेक है ये? टोप चांची लेक, टोप चांची लेक। तो यार आजकल थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है? अब मैं जब जम्मू कश्मीर में दाल लेक और ये मतलब डल लेक, डल को मैं दाल बोल के चीज़ें याद करा देता हूँ, बट आजकल थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। तो ये चीज़ें भी जो यूपीएससी पूछ रहा है, मैंने पूरा ट्रेंड के साथ चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी चीज़ें चल रही हैं वही सब लेक याद कर रहे हो पुरानी वाली। अब कुछ नया पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है? तो मैं आपको सब कुछ याद कराऊंगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे बीच में ये कुछ क्वेश्चंस रहे थे साइंस के, वो कंप्लीट करेंगे अभी पहले। ठीक है? और सीडीएस का एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, बहुत आसान। बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, चीज़ें मैं सारी समझाता जाऊंगा। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑफ करता हूँ पहले मैं यहाँ से। तो अभी हमारा ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक ये भी हो गया है, ये वाला पेज बचा है। ठीक है? इसे कंप्लीट करते हैं। और मेरे साथ साथ इन चीज़ों को करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, जो बहुत सारे पेपर में आए हैं। ठीक है? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच? भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये है भाई डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है ये है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत ध्यान से देखना। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम तीन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। कितनी चीज़ों को? तीन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। एक तो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, आपको तीन चीज़ याद रखनी है। एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर वो डाइजेस्ट होके क्या बनता है? वो डाइजेस्ट होके बनता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और फिर वो डाइजेस्ट होके बनता है मोनोसेकेराइड। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। पोलोसेकेराइड देखो क्या होता है, जैसे स्टार्च। जब आप आलू खाते हो ना, तो आलू में क्या है? स्टार्च है। बट उसको पचाना है। पचाने के लिए स्टार्च क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा फिर माल्टोज। फिर माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में, तब जाके हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है? अब इसको तोड़ता कौन है? इसको तोड़ता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन तोड़ेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स तोड़ेंगे। क्या नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम का? जैसे स्टार्च से माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। आप इसे टाइलिन भी बोल सकते हो, क्योंकि पी इसमें साइलेंट है। बट आप इसको पिटाइलिन बोलो, तभी आपको वो याद होगा एग्जाम के लिए। पिटाइलिन एंजाइम। और माल्टोज से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए है एमाइलेज। सब कुछ अभी याद कराऊंगा, बट पहले चीज़ें समझो, तभी चीज़ें
आप हमेशा के लिए आपको याद होंगी, बट पहले कॉन्सेप्ट तो ले लो, ठीक है। अभी जो पिटाइलिन एंजाइम है ये आपको मिलेगा सलाइवा में। कहाँ मिलेगा? जो आपके मुंह में सलाइवा होता है ना, उसमें। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है? आपके मुंह से ही। जैसे ही आपने मुंह में आलू डाला, उसका डाइजेशन तुरंत ही पिटाइलिन एंजाइम शुरू कर देगा। सलाइवा में होता है पिटाइलिन, टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन। ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ही मुंह में डाला उसने पिटाई शुरू कर दी, उसने स्टार्च की तोड़ना शुरू कर दिया। तो हाँ भाई, रवि समझ में आ रहा है? तनु शर्मा, सूरज रावत, ईशा सिंह, दहिया, शिवम कुमार, ठीक है, समझ में आ रहा है? श्रेया पांडे, लक्ष्य, आदित्य गुप्ता, भारती, सुनीश शेखावत, ठीक है, प्रशांत काला, आतिश पठान, आदित्य गुप्ता, सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, अब जैसे कि देखो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? भाई मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। बट फैट के साथ ऐसा नहीं है। फैट ना तो आपके मुंह में डाइजेस्ट होगा, जैसा आप खाओगे तब भी डाइजेस्ट नहीं होगा। ये भाई डाइजेस्ट होगा जब फैट आपकी आंतों में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तब जाके फैट डाइजेस्ट शुरू होता है। इसलिए कहीं अगर आप किसी फंक्शन में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खा लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपको बहुत ही ऐसा फील होता है कि यार पेट बहुत भरा भरा फील होता होगा, क्योंकि वो जो भाई डाइजेस्ट होगा वो पेट में वो नहीं होगा शुरू, वो होगा डाइजेशन उसका आंतों में जाके डाइजेशन डाइजेशन शुरू होगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का तो भैया ऐसा है, मुंह में डालते ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो पिटाइलिन एंजाइम। अब आता है एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करेगा? ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। ये कहाँ मिलता है एमाइलेज? ये आपको मिलता है पेंक्रियाटिक जूस में। पेंक्रियाटिक जूस में ये आपको मिलता है, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। तो आप ये समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। इसमें मुझे पक्का पता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ डाइजेस्टिव एंजाइम में। इसमें फैट में, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है याद रखना। फैट को सबसे पहले तो भाई तोड़ना होता है। तो जो तोड़ने का काम है जिस उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, या इमल्सिफाइड जो होता है। फैट को इमल्सिफाई कौन करता है? इट इज इमल्सिफाइड बाय द बाइल जूस। बाइल जूस इसको इमल्सिफाई कर देता है। कौन? बाइल जूस। कहाँ पे? डिओडेनम में, इन द, ये जो बड़े बड़े अगर कोई फैट है, फैट अगर टूट के छोटा छोटा करवा कर दिया आपने, ठीक है, बाइल जूस से, बट डाइजेशन कहाँ शुरू होगा? भाई बहुत बहुत ही बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनो। बट जो इसका, जो इसको कन्वर्ट करेगा ना, ये जो फैट को कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा कौन? भाई ये करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ होगा? ये होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट करेगा कौन? उसको करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम। उसका नाम क्या है? उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है लाइपेज, बाई लाइपेज। जितने एंजाइम अभी याद करा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं एग्जाम में। लाइपेज एंजाइम, ठीक है, ध्यान से देखो क्या समझाया मैंने। मैंने आपको कहा कि पिटाइलिन तो क्या करता है? पिटाई करता है कार्बोहाइड्रेट की मुंह में घुसते ही, ठीक है। और एमाइलेज क्या करता है? उसको माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और फैट का जो फैटी एसिड में कन्वर्जन है वो कौन कर रहा है? लाइपेज। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा खाना खाने के बाद सबसे लास्ट में जाके डाइजेस्ट हो रहा है फैट, और कार्बोहाइड्रेट तो मुंह में डालते ही डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या है? अब देखो ऐसे याद कर सकते हो, फैट सबसे लास्ट में डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो जो एंजाइम का नाम क्या है? एल से नाम है, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज एंजाइम। अब आ जाओ कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। भाई पहले पहले देखो कि प्रोटीन क्या क्या बनता है डाइजेस्ट होके। जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि स्टार्च पहले माल्टोज बना फिर ग्लूकोज बना, ऐसे ही प्रोटीन का हिसाब है। प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होके बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड। पेप्टाइड डाइजेस्ट होके बनेगा पेप्टोन, पेप्टोन। पेप्टोन डाइजेस्ट होके बनेगा एमिनो एसिड,
डरने की जरूरत नहीं है, अभी सब याद करा दूंगा। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को हमारी बॉडी यूज करती है और बनाती है NH3 एमोनिया, और एमोनिया को फिर लीवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, फिर यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये समझना है। बट आप तो पहले यही याद करो कि यार सबसे पहले प्रोटीन से यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, तभी चीज़ें ये याद होंगी। आपके पास एक टीन का डिब्बा है। किसका डिब्बा है? टीन का डिब्बा। ठीक है, उसके अंदर क्या रखा है? टाइड रखा है, टाइड। ठीक है, टीन का डिब्बा है, उसके अंदर क्या रखा है? टाइड। जब आप इसको हिलाओगे ना टीन के डिब्बे को, उसमें से निकलेगी भाई टोन। क्या निकलेगी? टोन। आवाज आएगी ना, एक टोन निकलेगी। जब टीन के डब्बे में टाइड रखा है तो टोन निकलेगी ना। तो टीन, टाइड और टोन। तो पहले क्या है? सबसे पहले जो आपने खाया वो है प्रोटीन। प्रोटीन, देखो टीन आ रहा है, देखो लास्ट में टीन। टीन में क्या रखा है? टाइड। और टाइड्स के बाद हिलाओगे तो बनेगा टोन। तो पहले प्रोटीन, पेप्टाइड और पेप्टोन। आज तक हमेशा यहाँ कंफ्यूजन में रहे होगे कि क्या बन रहा है पहले। तो पहले इसको याद करो। इतना याद हो गया? टीन के डब्बे में टाइड रखा है, टाइड का और हिलाया तो आवाज आई टोन। और जो आवाज आई वो कब, कितने देर के लिए आई? वो आवाज आई 1 मिनट के लिए। ए मिनट। कितनी देर के लिए आई? A मिनट के लिए आपकी ये आवाज आई। ठीक है, टोन वाली जो आवाज आई। और उसके बाद फिर आपने क्या बोला? आपने बुलाया मोना को। ए मोना, ए मोना, अटे ने आ, उरे ने आ, उरे आ। ठीक है, देखो भाई ये पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है। टीन में टाइट रखा है, टोन आवाज आ रही है 1 मिनट तक, फिर एमोना को बुलाया, उरे आ। तो ये क्या हो गया? यूरिया। ये हो गया एमोनिया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका एमिनो एसिड। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सीक्वेंस याद होनी ही चाहिए। टीन के डब्बे में टाइड है, हिलाओगे तो टोन की आवाज आएगी। 1 मिनट तक मोना को बुलाया, उरया। ठीक है भाई, क्या आवाज आ रही है ये? ठीक है, तभी ये चीज याद होंगी। अब हम याद करेंगे कि यार इसमें प्रोटीन से पेप्टाइड को चेंज होने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है। तो यहाँ हमको एंजाइम चाहिए, एक तो पेप्सिन और एक चाहिए रेनिन। रेनिन। पेप्टाइड से पेप्टोन में चेंज होने के लिए एंजाइम चाहिए ट्रिप्सिन। पचाने के लिए एंजाइम चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। उनके नाम भी याद होने चाहिए, कौन से हैं? एक ट्रिप्सिन और एक क्राइमोट्रिप्सिन। ठीक है, और पेप्टोन से एमिनो एसिड के लिए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए? मतलब पेप्टोन को अगर पचाना है तो आपको चाहिए इरिप्सिन। इरिप्सिन। ठीक है, फिर एमिनो एसिड को क्या है, हमारी बॉडी यूज कर लेती है। अवर बॉडी यूज इट। हमारी बॉडी एमिनो एसिड को यूज करती है। ये चाहिए भाई हमको मेनली यूज करने के लिए। ठीक है, फिर क्या बनाएगी? एमोनिया। और फिर लीवर इसको क्या बना देगा? एमोनिया को यूरिया, और यूरिया बाहर निकल जाएगा। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पच रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखो किससे पच रही है, मतलब सलाइवा में कहाँ क्या पच गया? स्टार्च पच गया, पिटाई कर दी स्टार्टिंग में। फिर पैंक्रियाटिक जूस से क्या पच गया? माल्टोस पच गया। जिसमें मतलब पैंक्रियाटिक जूस में क्या है? एमाइलेस। एमाइलेस से क्या पच गया? माल्टोस पच गया। अब हम देखेंगे, अब हमने यहाँ क्या देखा? फैट सबसे लास्ट में पचता है, तो एल हमने याद कर रखा है, लाइपेज एंजाइम। अब प्रोटीन से हमें पेप्टाइड जाना है, तो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस चाहिए। ये दोनों क्या है? ये दोनों गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम है ये, मतलब हमारे जो स्टोमक में जो जूस निकलते हैं उसके अंदर होते हैं ये पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, और ये है ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन, ये है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में ये होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में। और ये जो इरिप्सिन है ये होता है इंटेस्टाइन जूस में। किसमें? जो इंटेस्टाइन में जूस निकलता है उसमें होता है इरिप्सिन, इंटेस्टाइन जूस में। ठीक है, अब आपको ये 3 चीज याद करनी है। ठीक है, देखो अब आपको ये समझना है कि प्रोटीन से पेप्टाइड जाना है। भाई टीन के डिब्बा, मैंने आपको क्या बताया था? ये टीन का डिब्बा है। इससे हमने क्या याद करा कि टीन में के डिब्बे में रखा है टाइड। हमको टाइड याद क्यों आया? क्योंकि हमको कोई किस चीज़ की सफाई करनी थी, कोई चीज़ हमको धुलनी थी। धुलना क्या था? हमारा एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर 2 चीज़ गिर गई थी, एक पेप्सी, और पेप्सी भी गिर गई और थोड़ी रिन साबुन भी गिर गई। ठीक है, तो हमने क्या करा? उसको टाइड से धुला है।
तो पेप्सी और रिन साबुन, ऐसे याद रखो। प्रोटीन, फिर पेप्सिन और रेनिन चाहिए उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ आ जाओ, फिर क्या चाहिए? जब पेप्टाइड से हमने क्या करा, हमने ट्राई करा है। क्या करा है? ट्राई। और याद रखना ये क्राई नहीं, ये है काई। एक सेकेंड, ये है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो हमने क्या करा? ट्राई करा कि उसकी काई ये मिट जाए, पेप्टाइड से ट्राई किया कि उसकी काई मिट जाए। और फिर पेप्टोन, टोन की आवाज आई। फिर टोन से कितने मिनट तक? ए मिनट तक। टोन एरे, टोन एरे ए मिनट, टोन एरे ए मिनट। इस तरीके से याद करोगे तभी याद होगा, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कौन सा जूस यूज हुआ है, कौन से जो दोनों एंजाइम पेप्सिन रेनिन ये गैस्ट्रिक जूस में मिलते हैं, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये आपको पैंक्रेटिक जूस में मिलेंगे, और ये इरिप्सिन आपको इंटेस्टाइन जूस में मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में लीवर क्या करता है? ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। इस तरीके से आपके या ह्यूमन के जो पेट में ये तीनों चीज डाइजेस्ट होती हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है। मैंने आपको पेप्सिन बताया था ना अभी। पेप्सिन कहाँ था? ये स्टोमक में था, ठीक है। ये आपका गैस्ट्रिक जूस है। कौन सा जूस है? ये आपका गैस्ट्रिक जूस है। तो जो चीज़ गैस्ट्रिक है, पेट में निकल, स्टोमक में निकल रही है, तो वो कैसी होगी? वो एसिडिक मीडियम में काम करेगी। बस आपको इतना ही पता होना था इस क्वेश्चन के लिए। ये बोल रहा है नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। भाई जब पेट में HCl निकलता है, स्टोमक में एसिडिक, वो एसिड है, तो पेप्सिन तो उसी में काम कर रहा है ना। पेप्सिन, पेप्सिन ये भी एसिडिक में कर रहा है, पेप्सिन। भाई ये तीनों गलत हो जाते और आपका एक ही सही होता, ठीक है। बट उसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए था। यूपीएससी का कुछ नहीं पता वो कहाँ से क्या पूछते, ठीक है। इसलिए आपको सब कुछ बेसिक से पता होना चाहिए। तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि जो आपका पेप्सिन है, ऐसे याद रखो, जो पेप्सिन है वो पेट में निकलता है और ये एसिड होता है पेप्सी। ऐसे पेप्सी से कनेक्ट करके याद कर लो। फिर ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये जो पिटाइलिन एंजाइम है ना, ये इसी को सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। पिटाइलिन एंजाइम को क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और इसको आप ये लिख सकते हो कि ये क्या है? ये है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या करता है? थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होता है। और जो ये बचे हुए जितने भी है ना, चाहे वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हो या वो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हो, वो ज़्यादातर जो है वो एल्कलाइन या बेसिक ही होते हैं, ठीक है। तो आप इससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कभी भी फ्यूचर में अब इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाई मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया, बाई मेटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है उसको समझाता हूँ। चलो यार ये भी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ आ जाओ। देखो यार, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको बोला जाएगा मेटाबॉलिज्म, या वो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म, 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 और एक को बोला जाता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बिगर मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है इसमें। तो एक चीज बताओ, ऐसे याद रखो, कैट ने क्या करा? कैट ने कोई चीज तोड़ दी तो छोटी छोटी हो गई, ठीक है। और आना, सबको एक साथ मिला के आना और बड़ा हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया आना से एक बन जाना, और कैट ने तोड़ दिया, छोटा छोटा कर दिया। जब ये छोटा छोटा हुआ तो इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है।
कैटाबॉलिज्म में हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है, और इसके लिए जब इसे जोड़ना है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी अंदर जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट। इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बाहर निकल रही है तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है डाइजेशन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस इन अवर बॉडी, इन बॉडी, ठीक है। या एंजाइम, मतलब एंजाइम जैसे या प्रोटीन जैसे हमारी बॉडी में बनेगा, तो वो क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं जो हमारी बॉडी में चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं ना। तो जैसे लाइपेज एंजाइम है, ये एक टाइप का प्रोटीन है जिससे फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड बन रहा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है वो एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक टाइप का एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे मतलब सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो भाई ये पूछ रहा है कि यूरिया कैसे बनता है? यूरिया बनता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज काउज्ड बाय, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। ये जो चार्ट बताया था ना, देखो एक पहले क्वेश्चन जो करवाया है तो उसी में सब कुछ आपको यहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने आपको समझाया था ना, पूरा डिटेल में समझाया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, ठीक है। चलो, और ये स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब अगर आपको और भी डाउट है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर छूट रही है, अगर नहीं आपको समझ में आ रही है, मैंने नहीं कराया, तो याद रखना नीचे जो वीडियो है ना, नीचे कमेंट में, इसमें डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, बायोलॉजी की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ जाके आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये भैया फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर घुसते हैं, फिजिक्स को चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। मोमेंटम ये सब पढ़ेंगे अभी हम। एक सेकेंड, यहाँ करते हैं। चलो, मोमेंटम। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम, देखो यार, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ वेक्टर होती हैं। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 kg, ठीक है, बस इतना। बट इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर इसमें मैं बोलूँगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं एक डायरेक्शन ही बताऊंगा, इन नॉर्थ, ठीक है। अगर इस तरीके से सब कुछ बताया जाता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम समझेंगे पहले मोमेंटम क्या है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप इतना याद रखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि रोकने के लिए कितना जोर लगेगा, रोकने के लिए कितना जोर या कितना जोर लगेगा। जितना ज़्यादा जोर लगेगा किस चीज़ को, अगर कोई चीज़ चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो उसको रोकने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो एम, मोमेंटम को एम लिखते हैं, एम इजिकल टू, इसको पी लिखते हैं, पी इजिकल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। कोई चीज़ कितने मास की है और वो कितनी तेज चल रही है, अगर उन दोनों के प्रोडक्ट को बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोला जाता है? मोमेंटम। अब मैं आपको इसमें तीन चीज़ और समझाऊंगा। वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, और एनर्जी क्या होती है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो सी सारे टर्म्स आए हैं, आप उसको डिटेल में सारा समझ लो, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कल को कौन सा क्वेश्चन आ जाए। होता क्या है वर्क? होता क्या है? देखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, कि भैया वर्क हुआ है कब? when force causes the displacement, when force causes the displacement, when force causes the displacement, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट। एक चीज नोटिस करना आप कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट आप लोग हैरान हो गए सुन के कि यार दोनों चीज वेक्टर है, बट वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ का मतलब फोर्स है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहां से नोटिस करोगे, हमें वर्क की यूनिट निकालनी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, समझ गए? बहुत ईजी है यार ये। तो अगर कभी भी जूल कहीं लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। अब ये एफ एस कॉस थीटा कहाँ से आया और ये एफ एस कहाँ से आया, इसको ध्यान से समझो। अगर ये एक लैंड सरफेस है और ऊपर इसके एक बॉक्स रखा है समझो ये, और हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। कितना? 5 न्यूटन का। और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका टोटल 3 मीटर, 3 मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ कितना है? 5 न्यूटन इंटू 3 इज इक्वल टू 15 जूल। मतलब कि हमको इस केस में 15 जूल का काम करना पड़ेगा। अगर किसी डब्बे को 5 न्यूटन हमको फोर्स लगा के 3 मीटर तक अगर खिसकाना है तो उसमें 15 जूल का काम होगा। ठीक है। अब ये कॉस थीटा का भी जो एंगल है ये हमको याद रखना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़िया लेवल के आ रहे हैं। अगर ये एक लैंड सरफेस है, ऊपर इसके एक बॉक्स रखा है ये, और हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। क्या फोर्स लगाई? 5 न्यूटन। आप फोर्स यहां लगाओगे बट डिस्प्लेस तो इस साइड ही होगा ना, डिस्प्लेस तो इधर ही होगा। ये समझो ये डिस्प्लेस हुआ एस इज इक्वल टू 3 मीटर, और ये जो एंगल है बीच में ये एंगल बना थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। अब क्या होगा? अब जो वर्क होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि जब हम इसको, अगर ये जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी ये आएगी ये आएगी एफ एस साइन थीटा, और ये जो नीचे बेस वाली आती है एफ एस कॉस थीटा। आपको इतना नहीं समझना, बस आपको इतना समझना है इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी है? 5। एस की वैल्यू कितनी है? 3। और कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 7.5 जूल। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जब हम सीधा खींच रहे थे तो 15 जूल लग रहा था, हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो कम लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों केस से क्या समझ आया कि अगर हम एंगल बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाने पर, एंगल बढ़ाने से क्या होता है? वर्क कम हो जाता है। हमें कम वर्क लगता है अगर कोई काम, हमको सेम काम अगर करना है और एंगल बढ़ा दिया जाए। मतलब यहाँ हमें 15 जूल का काम करना पड़ रहा था और यहाँ हमें आधा काम करना पड़ रहा है, हमने एंगल बढ़ा दिया। एंगल बढ़ाने से काम कम करना होता है। तो याद रखना कि जब भी कभी थीटा बढ़ता है तो क्या होता है? वर्क हमेशा कम हो जाता है। ठीक है। थीटा बढ़ता है तो वर्क हमेशा कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो इन सारी चीज़ों को। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो वर्क क्या होगा? तो वर्क होगा मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा काम होगा उस टाइम। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा 0। और थीटा और बढ़ा दिया जाए 180 डिग्री तो वर्क नेगेटिव में आ जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम। ठीक है। तो वर्क मैक्सिमम कब होता है? जब 0 डिग्री पर है, कोई एंगल है ही नहीं, सीधा ऐसे खींचना है। और 90 डिग्री पर है तो वर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस तो इस तरफ करना है और ऊपर खींच रहे हो, तो वर्क 0 है। और 180 डिग्री थीटा होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। याद रखना, ये सब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा यार ये वर्क 0 कैसे हो रहा है। ठीक है। अब देखो यार, वर्क 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। अब 3 तरीके से हो सकता है 0, या तो फोर्स ही 0 लगे, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो। कोई भी एक 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वो वर्क डन 0 है। देखो फोर्स कब 0 लगेगा, एक चीज देखो, ये आइस है, समझो नीचे जो है आइस रखी है, उसके ऊपर अगर कोई बॉक्स फिसलता हुआ जा रहा है,
बॉक्स फिसलता हुआ जा रहा है उसके ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो एफ जीरो है तो डब्ल्यू जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है? अगर आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो, पुशिंग द वॉल, तो क्या वो हिल रही है? फोर्स तो आप लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो आप, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मतलब एस जीरो है, तो एफ इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू जीरो हो गया। यहाँ भी डब्ल्यू, यहाँ फोर्स जीरो है इसलिए वर्क डन जीरो हो रहा है, यहाँ वर्क डन इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आप कितना ही दीवार को धक्का मारते रहो, साइंस में कोई वर्क नहीं हुआ। और थीटा इजिकल टू कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखो बहुत ध्यान से। एक कुली है, कुली ने अपने सिर पे सामान रखा हुआ है कुछ, ठीक है, और वो आगे को चल रहा है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, वो आगे चल रहा है और ये 90 डिग्री है, तो भैया वर्क डन जीरो है। तो साइंस में इन चीज़ों को काम नहीं माना जाता। आप दीवार को धक्का मार रहे हो, कुली का काम, ठीक है, और ये आइस अपने आप फिसल रहा है, साइंस में ये वर्क डन जीरो है। तो एग्जाम्पल कभी भी लिखा आ सकता है ये कि ये आप एक दीवार को धक्का मार रहे हो तो क्या वर्क डन है? नहीं है। आइस अपने आप फिसल रहा है एक लैंड सरफेस पे, तो क्या वो वर्क डन है? नहीं है। कुली बोझा लेके सिर के ऊपर रखा हुआ है, हाथ में नहीं, सिर के ऊपर रख के लेके चल रहा है, और एकदम सीधा फोर्स लग रहा है नीचे, हिल नहीं रहा वो, तो वो क्या, डिस्प्लेसमेंट तो है बट वर्क डन जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वर्क का पता ही होना चाहिए। अब आ जाओ पावर पे। पावर क्या होता है? पावर, और जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, आप विश्वास करना, इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। जैसे पावर है, आप हमेशा डेफिनेशन याद करोगे, मैं सीधा बताऊंगा, इतना याद रखो, कितना काम हुआ, कितना वर्क किया, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम इज इक्वल टू, मतलब वर्क का मतलब क्या है? एनर्जी। वर्क और एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक जैसी चीज होती है, वर्क और एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क क्या होता है? जूल, और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, तो पावर की यूनिट क्या आ गई? वाट। तो वाट जो होती है पावर की यूनिट, अगर उसकी एग्जैक्ट यूनिट पूछे तो वो होती है जूल पर सेकंड। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, पावर की एक फॉर्मूला और होता है पावर का, दैट इज कॉल्ड फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम आया था, बट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये कोई गाड़ी है, ठीक है, और ये चल रही है, इसमें फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन, और वेलोसिटी इसकी समझो है 30 मीटर पर सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी फोर्स इंटू वेलोसिटी, 100 इंटू 30, दैट इज कॉल्ड 3000 वाट। याद रखना ये सब जो समझा रहा हूँ, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वी दे देगा, एफ दे देगा, पावर पूछ लेगा। देखो यहाँ क्या पूछा है, या मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम, मास दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, तो ऐसे ही वो कुछ और भी चीज़ें पूछ सकता है। तो सब कुछ यहीं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो, ये मान लो पूरा एक चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। बट ये पावर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, किसमें, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखो। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई इंटू वी। आई क्या है? यहाँ पे आई है करंट, करंट, और वी क्या है? वी यहाँ पे है वोल्टेज। ठीक है, तो समझो अगर 3 एम्पियर करंट है और 110 वोल्टेज आ रहा है, तो 330 वाट की पावर हो जाएगी। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है, इसको भी यहीं लिखो, P इज इक्वल टू आई वी होता है, और V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V का, V क्या है? V इज इक्वल टू आर आई आर, इसको याद रखो, वीर, V आई आर, वीर। तो I इंटू वी की जगह हम आई आर लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मैंने जो आपको ये फॉर्मूले बताए हैं ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एग्जाम में ये हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर कभी कोई कोई क्वेश्चन आया, तो आपको करंट दे देगा, आई दे देगा और वी दे देगा, तो आपको पावर निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। कभी कभी ऐसा होगा वो आपको करंट देगा और रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है, तब आपको आई का स्क्वायर करना है और आर से इंटू करना है, तब जाके पावर निकलेगा। और कभी कभी ऐसा होगा जब वो मैकेनिक्स में जब आएगा, तो वो सीधा पी इज इक्वल टू, कहाँ समझाया मैंने आपको, ये पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू वर्क इंटू टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो पावर का मतलब क्या है? कितना वर्क किया कितने टाइम में।
तो ये पावर के 4-5 फॉर्मूले हैं, ये आपको एक ही साथ लिख के याद करने हैं अपनी कॉपी में। अब बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी, देखो एनर्जी क्या है। एनर्जी एनर्जी है जो वर्क करवा सके, जो वर्क करवा सके। भाई जो मैं लिखा रहा हूँ यही याद करना, और कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ते हो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बट आप याद करो एनर्जी क्या है, जो काम या वर्क करवा सके। तो एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है, एनर्जी बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी हो सकती है। हमको अभी पढ़नी है कौन सी वाली, हमको पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी अभी हमको पढ़नी है। याद रखना मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, याद रखना, जो गति करवाना चाहती है, करवाना चाहती है, मतलब जो किसी चीज को चलाना चाहती है आगे को। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो गति हो रही है वो ही काइनेटिक एनर्जी है, जो गति हो रही है, जो गति हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐसा फील होगा कि कहीं स्टोर है, ठीक है, वो उसको आगे को बढ़ाना चाहती है। और अगर कोई चीज पहले से ही चल रही है तो वो जो गति हो रही है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। समझो ये कोई आदमी है, ठीक है, या आगे भागना चाहता है बट उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो जो पकड़ के रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है, जब कोई इंसान भाग रहा है तो वो क्या है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। याद रखना हमेशा जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाकर आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी में आप ये फॉर्मूला ये याद रखो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mgh। और अभी मैंने आपको एक चीज़ कनेक्ट करके बताई थी कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, और मैंने कहा था वर्क को ही एनर्जी लिख लेते हैं। उसका कारण आप समझो ऐसा क्यों होता है, यहाँ समझेंगे। चलो बहुत ध्यान से देखना, जो वर्क होता है ना, वर्क वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी वेलोसिटी करी भैया 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई एक्टिव हो जाओ फिर से, सो गए क्या? चलो खड़े हो, ठीक है। इसका वेट, इसका मास है 4 kg, और हमने क्या करा, ये और चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमने आगे देखी, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 4 kg, ठीक है। अब वर्क डन निकालना है, वर्क कितना हुआ इसमें। यहाँ हमको एक सिनेरियो ये पता है और एक यहाँ पता है जब ये चल रहा था। तो हमको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मास कॉमन है तो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 4 kg, और v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 36 माइनस 25। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा 2 × 11 इज इक्वल टू 22 जूल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इतना समझाया है तब जाके आप इस क्वेश्चन को करो। अब क्या दिया है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 10 kg, मास कितना है यहाँ देखो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, मास कितना है 10 kg, और वेलोसिटी कितनी, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी है, v दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा
मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 Nm। तो ये हो गया 100। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वो ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है, 10 × 100। तो आपको हो जाएगा 500 जूल। समझ गए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये अभी हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। देखो 4 क्वेश्चन करने में ही हमको लगभग आधा घंटे से ज़्यादा लग गया है, क्योंकि सब कुछ हम डिटेल में समझ रहे हैं। सोचो जब ये पेपर पूरा कंप्लीट होगा तो आपका कितना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जाओ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, बट हम सब कुछ पढ़ेंगे अब, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे सब कुछ इसलिए आपके लिए लिख दिया है कि आपको चीज़ें सब कुछ याद हो जाए। देखो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। वी से वोल्ट मीटर और वी से वोल्टेज। और याद रखना एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। जो सीरीज में लगाते हैं तो आर का जो है रेजिस्टेंस उसमें हमेशा 0 होता है, और वोल्ट मीटर को जब पैरेलल में लगाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है। अभी आप इसको याद करो, क्योंकि जब मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो चीज़ें डिफरेंट तरीके से और चीज़ें समझाऊंगा। बट अभी हमको और भी, क्योंकि देखो आगे इकोनॉमिक्स भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी। ठीक है, और मेरे को आपको पूरा मैप वैप भी सब कुछ समझाना है यार, हर चीज़ बहुत डिटेल में समझा के लेके चलनी है। ठीक है, और आपको पता ही है तरीका हमारा पढ़ाने का। अब जैसे देखो यार, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया आपका कि ये इस कौन से स्टेट में लेक सोमगो है। तो मैं आपको ना जो भी लेक्स कराऊंगा वो सारी लेक्स ऐसी होंगी आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। आपने कभी आपने वुलर लेक, दाल लेक, इन सबके नाम सुना होगा, बट देखो अंचार लेक, ये सारी लेक्स हुए हैं जो यूपीएससी पूछता है और आपको इनके बारे में पता नहीं है। बेला सागर आपने सुना ही नहीं कि यूपी में बेला सागर है। टोप चांची लेक, सेंचल लेक, ठीक है, उमियाम लेक, हाफलोंग लेक, टामदिल, ठीक है, ये ऑस्टेरी लेक देखो पौडीचेरी में है। तो ये सब भी हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हों। बट कॉन्सेप्ट कोई भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, इसलिए जो चीज़ें याद करा रहा हूँ उसको याद करते जाओ। ठीक है, हाँ यहाँ पर है हम लोग। तो एमीटर क्या मेजर कर रहा है, एमीटर मेजर कर रहा है करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है करंट की डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डायरेक्शन को डिटेक्ट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है। वो ये नहीं बता रहा कि करंट कितना है, वो सिर्फ डायरेक्शन डिटेक्ट कर रहा है। बहुत सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बना सकते हो, अगर आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो पैरेलल में। और आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हो, अगर आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दोगे एक कनेक्टेड लार्ज रेजिस्टेंस इन ए सीरीज, तो वो गैल्वेनोमीटर की तरह काम करे, उसकी तरह काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनो फिर से, हाँ भाई ध्यान से सुनो। गैल्वेनोमीटर को आप एमीमीटर की तरह कैसे यूज कर सकते हो, एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के। और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज कैसे कर सकते हो, जब एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा सकते हो सीरीज में। ठीक है, क्यों है कैसे है जब डिटेल पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट की वीडियो समझाता हूँ मैं, एक मैं आपको एनसीईआरटी समझाऊंगा, एक मैं पूरे आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, और मैं आपको फिर ट्रिक कराऊंगा। तो पूरा सीएनपीटी से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अभी मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ इसमें, तो ट्रिक वाला पोर्शन समझ लो इसमें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको ये डायग्राम पता है ना, तो ये मानो कि आप बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पर घूमते हैं। ध्यान से देखना, जो एक होता है बल्ब, हाँ भाई तुम्हारे कमरे में बल्ब लग रहा है उसको देखो पहले। ठीक है, एक बल्ब है, एक हीटर होता है, और एक फ्यूज होता है। देखो सबका ही रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो जलते हैं। जो उनमें जलने वाली फीलिंग आती है कि वो जल रहा है, क्यों है? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो जलता रहता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, अगर कम होगा तो एकदम खराब हो जाएगा। ठीक है, हीटर का भी बहुत हाई है। बट याद रखना फ्यूज का बहुत ही लो है। जैसे ही हल्का सा ज़्यादा लोड आया एकदम फ्यूज फूक जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ और चीज़ें खराब ना हो, इसलिए पहले फ्यूज जलता है। और फिर है मटेरियल। अब हमको याद करना है कि बल्ब में कौन सा मटेरियल है, हीटर में कौन सा मटेरियल, फ्यूज में कौन सा मटेरियल है, सब कुछ याद करना है।
देखो जो बल्ब होता है वो टंगा हुआ रहता है ना, तो उसमें यूज होता है टंगस्टन। उसका फॉर्मूला क्या है? डब्लू, या सिंबल क्या है उसका? डब्लू। हीटर, हीटर में क्या यूज होता है? देखो हीटर कहाँ रखते हो? हीटर रखा जाता है जमीन पे, ठीक है, तो नीचे रखा जाता है, तो उसमें यूज यूज होता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम किस किस से मिलके बना है? निकल और क्रोमियम से। फ्यूज, फ्यूज किससे मिलके बनता है? लिड और टीन से, ठीक है। ये ना एलॉय का नाम है सोल्डर, ठीक है, सोल्डर। टिन और लीड से मिलके बनता है। तो आपको ये सब याद करना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो वोल्टेज बढ़ाता है या वोल्टेज कम करता है। अब देखो पहले इसको हम याद करते हैं, वोल्ट मीटर पे आ जाओ, ध्यान से सुनो, नहीं इन्वर्टर को सुनो, पहले सुनो भाई, हाँ ध्यान से देखो। इन्वर्टर क्या है? आपके घर में जो, जैसे आपका, आपने सेल या बैटरी देखी होगी, तो सेल या बैटरी में होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। और जो आपके घर में आ रहा है वो है एसी। होम में जो आपके घर में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एसी, अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है जो आपका ये स्विच होता है, आप उसमें जब प्लग लगाओगे तो आप ऐसे लगा लो या आप उल्टा करके लगा लो, वो दोनों तरीके से, यहाँ ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, दोनों तरीके से काम कर जाता है। जैसे ये आपका स्विच है, ठीक है, जब आप यहाँ प्लग लगाओगे तो या ऐसे लगा लो 1 और 2 टर्मिनल को, या 2 और 1 को ऐसे लगा लो, वो दोनों जगह से काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेट कर, वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, डायरेक्शन फ्लक्चुएटिंग होती है। बट डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। जो आप फोन में या जैसे किसी रिमोट में जो आप सेल लगाओगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको सेट करनी पड़ेगी, तभी वो काम करता है वो रिमोट। तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। आपको याद रखना है दिया, डी आई ए, दिया। डीसी को एसी में बनाना है तो बीच में इन्वर्टर लगा दो, डीसी से एसी करना है तो ईया, इन्वर्टर, दिया। अब ये है ए आर डी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में चाहिए रेक्टिफायर, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। याद रखना, जितने भी चार्जर होते हैं, जो आपका फोन का चार्जर है ना, वो एक टाइप का रेक्टिफायर है। आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो, तो जब आप चार्जर लगा रहे हो ना, वो क्या कर रहा है? एसी मिल रही है उसको वहाँ से, आपके जो घर में कनेक्शंस हैं वहाँ से उसको एसी मिल रही है। वो क्या कर रहा है? वो आपके फ़ोन में जो बैटरी लगी हुई है वो डीसी है, ठीक है, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट का काम कर रहा है वो चार्जर। तो जितने भी चार्जर होते हैं वो एक टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो चार्जर का कुछ लगाओगे, इसलिए सब कुछ एकदम ऐसे समझा रहा हूँ कि आपने आज तक ऐसा कभी कहीं नहीं समझा होगा। और आप इसमें एक काम करो, यहाँ आप लिखो ऑल मोबाइल चार्जर्स, ऑल मोबाइल चार्जर्स हैव ए रेक्टिफायर इन देम, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? याद रखना, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ये एसी टू एसी पे ही काम कर रहा है। और इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। याद रखना, स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता है और करंट कम करता है। और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज कम करता है और करंट बढ़ाता है। बट याद रखना, पावर दोनों में सेम होती है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ट्रांसफार्मर पावर का कोई लेना देना नहीं है, पावर सेम रहती है, इट कांट चेंज द पावर। ट्रांसफार्मर बस वोल्टेज बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये एक चीज़ समझने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उनको आप याद रखना। अब यहाँ आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक रेजिस्टेंस समझाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एक तो जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी पे, उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया कितना है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो पहले। अगर कोई वायर है, उसका एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए है, उसकी लेंथ एल है। अगर हमने उसका जो एरिया है वो 3a कर दिया, बढ़ा दिया, और हमने लेंथ कर दी उसकी 5l, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे जितने क्वेश्चन आते हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। पहले तो आर है नॉर्मल, उसका है रो एल बाई ए।
हमने क्या करा, अब हमको निकालना है आर डैश। अब चेंज हो रहा है क्या, रो तो रो ही है, वो तो सबका सेम ही रहेगा, मटेरियल का जो मटेरियल है उसका रो सेम रहता है। अब एल क्या हो गया, 5L हो गया, और ये कितना हो गया, एरिया 3A हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू 5/3। ये रो एल बाई ए क्या है, आर, तो आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 5/3, मतलब कि 5/3। तो आर डैश कितना हो गया, 5/3 आर हो गया। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। ये बोल रहा है कि एक मेटल वायर है, उसकी लेंथ कितनी है एल, और डायमीटर कितना है डी, और रेजिस्टेंस कितना है आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, एक एल है, डी उसका डायमीटर है, और आर उसका रेजिस्टेंस है। आर क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस हो गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल। सेम मेटल है, सेम मेटल क्यों बोला, क्योंकि वो चाहता है कि आप समझो कि रो तो मेटल का सेम ही रहेगा, एंड ऑफ सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है। अब डी जो हो गया है, डबल कर दिया है, ये 2D हो गया है। तो वो पूछ रहा है कि जो नया आर डैश होगा उसकी वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है। यहाँ ए से एल करा था, देखो यहाँ ए से 3A करा, एल से 5L करा, यहाँ एल से एल है और डी का कितना कर दिया 2D। तो आप पहले रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमको पता है डी कितना होता है, डायमीटर होता है 2 गुना रेडियस, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, D/2। इसको यहाँ डालो, तो रो इज इक्वल टू, मतलब आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और ऊपर 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो एल इंटू 4, ठीक है। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई, एक सेकेंड, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब पूछ रहा है आर डैश क्या होगा, देखो आर डैश क्या होगा, वो 2D कर रहा है उसको, तो रो एल बाई ए होता है। अब हमारे पास क्या है, ये एल पाई आर स्क्वायर है, बट अब जो डी है वो कितना हो गया, वो डी जो है डबल हो गया, डी दुगना हो गया, मतलब कि जो डी स्क्वायर है यहाँ पे D²/4 होता है। अब डी को दुगना कर दो, रो एल बाई पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2D का होल स्क्वायर, ऊपर 4 है, तो रो एल इंटू 4 बाई पाई 4 स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा 2D का स्क्वायर हो गया 4D स्क्वायर, तो 4 से 4 कटा, ये हो गया तुम्हारा रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास दो चीज़ आ गई, देखो आर क्या आ गया तुम्हारा, ये रहा, और आर डैश क्या आ गया तुम्हारा, आर डैश आ गया रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तभी तो आर डैश निकालोगे, आर डैश हमें आर की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा R/4 इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, तो आर डैश इज इक्वल टू R/4, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, R/4। सिर्फ आपको, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप बहुत इजीली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस पे क्या अंतर या क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन आया है कि भैया जो साउंड, जो पिच होती है साउंड वेव की, वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो यहाँ आ जाओ, हम पहले सीखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड वेव की वो किस पे डिपेंड करती है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, क्या होती है स्पीड ऑफ साउंड, उस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ह्यूमिडिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, बट वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। इसीलिए आप याद रखना कि हमेशा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होगी। अब देखो CO2 सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सबसे, मतलब CO2 का जो वजन है, जो डेंसिटी है, अब थोड़ा सा समझो, ये मत समझो कि इससे डेंसिटी मतलब वजन होता है, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो कि अगर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है CO2 की, तो सबसे कम स्पीड इसमें होगी, और सबसे हल्की कौन सी है H2, तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें होगी। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, फ्रिक्वेंसी और लाउडनेस का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे, ये याद करो, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ठीक है।
अबाउट स्टिफनेस पे, अगर हम स्टिफनेस की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम और वैक्यूम में उससे कम। अब आप लोग का क्या काम है, बिना देखे आप लोग को वैक्यूम की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग लिख के बताओ कमेंट में, और डिक्शनरी ऑन नहीं होनी चाहिए फ़ोन की। ठीक है, कमेंट में लिखना वैक्यूम की स्पेलिंग। आपको आज एक चीज़ और पता लग जाएगी जब कमेंट करोगे ना कि वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है। बहुत सारे बच्चों को वैक्यूम की स्पेलिंग नहीं पता होती। कमेंट कर दिया, कमेंट करोगे उसके बाद ही आगे पढ़ना शुरू करूंगा। कमेंट करो चलो वैक्यूम की स्पेलिंग। हाँ भाई, कमेंट करा, करना ही है कमेंट। चलो करो, चलो सारे सारे करो कमेंट। ठीक है, अब देखो वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है VACUUM। डबल यू आता है, याद रखना, डबल सी नहीं आता वैक्यूम में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, देखो पहले क्वेश्चन समझने से पहले ये देखो, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ना साउंड की, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर वो 20,000 से ऊपर है और वो 20 हर्ट्ज से नीचे है और जो उसके बीच में आती है, तो जो उसके बीच में आ रही है उसे बोला जाएगा ऑडिबल साउंड। क्या बोला जाएगा? ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं। तो जो मोटी, अब देखो एक आवाज़ होती है पतली और एक आवाज़ होती है भारी। तो जो पतली आवाज़ है ना उसकी पिच हमेशा हाई पिच होती है। क्या होती है? हाई पिच होती है। तो पतली आवाज़ कब होगी? जब हाई पिच होगी। और जब भारी आवाज़ होगी तो लो पिच होगी। तो जो लड़के होते हैं ना उनकी आवाज़ भारी होती है तो पिच होता है लो। ठीक है, और हाई पिच होती है लड़कियों की आवाज़। गर्ल्स की आवाज़ कैसी होती है? हाई पिच होती है। ठीक है, वायलिन, बैट, मॉस्किटो, इन सब की पतली आवाज़ है तो वो हाई पिच है। और भारी आवाज़ होती है जैसे लायन की टेबल पे धम धम जैसे आवाज़ आ रही है, या डॉग की जो आवाज़ है वो लो पिच की आवाज़ है, वो भारी आवाज़ है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई पिच में कैसी आवाज़ होती है और लो पिच में कैसी आवाज़ होती है। याद रखो लड़कों, हाँ भाई बॉयज़, आप लोग लो पिच पे खेलते हो, हमेशा लो ही रहोगे लड़कियों के सामने, लो, हमेशा लो पिच पे रहोगे। ठीक है, ऐसे याद करो, लो पिच पे रहते हैं लड़के, लो। ठीक है, और लड़कियां हाई पिच पे रहती हैं। तो ये आवाज़ से आप याद कर सकते हो। अब 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रासाउंड, और अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी है तो उसे बोला जाएगा इंफ्रासाउंड। अब जो एलिफेंट्स होते हैं ना, हाथी, ये क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रासाउंड का यूज़ करते हैं। 20 हर्ट्ज से जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। और जो बैट होते हैं, ये चमगादड़, ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब कि ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स को यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स को नेविगेशन करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना साउंड वेव्स का, अगर ये हाई है तो आवाज़ आएगी डीजे की जैसी, और अगर ये लो है तो आवाज़ आएगी धीमी जैसी ईयरफोन में आती है। बहुत ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी क्या बताया, अगर लो पिच, लड़कों की पिच कैसी होती है? लो, तो आवाज़ कैसी आती है? भारी। मगर जो एम्पलीट्यूड है वो अगर लो है तो आवाज़ धीरे आती है। तो अगर आवाज़ धीरे आ रही है तो लो एम्पलीट्यूड है, और आवाज़ अगर लो पिच पे है तो भारी आवाज़ है। याद रखना, ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी एग्जाम में। अभी याद कर लो, अगर आपका जो ईयरफोन है, आप कान में ईयरफोन लगा के अगर सुन रहे हो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है, हाँ, तो अगर तुम लोग अगर कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लो है। और तुम अगर लड़के हो, तुम अगर अपने मुंह से आवाज़ निकालोगे तो तुम भारी आवाज़ निकालोगे, दैट इज लो पिच। तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, याद रखना। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इस तरफ जा रही है तो आवाज़ भारी हो रही है, और इस तरफ जा रही है तो आवाज़ पतली हो रही है। ध्यान से सुन लो इस बात को। तो जो साउंड वेव्स होती हैं उसमें ये जो पिच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। देखो यार, डीप तो जाना ही पड़ता है क्योंकि यार एग्जाम में पता नहीं कहाँ पे क्या आ जाए। अब बात करते हैं साउंड वेव्स की। जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी, वो होती है उसकी लाउडनेस, और उसको मेजर करते हैं डेसिबल्स में, जो कि एक लॉग स्केल है, लॉगरिथम है, जिसके अंदर लॉगरिथम स्केल है। अब इंटेंसिटी में क्या याद कराया मैंने? याद करो फिर से। इंटेंसिटी मैंने बताया कि इंटेंसिटी जो साउंड की होती है वो उसकी लाउडनेस होती है। बट अगर हम यही इंटेंसिटी बात करें लाइट की, तो लाइट की इंटेंसिटी इज ब्राइटनेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज लाउडनेस, जिसको डेसिबल में मेजर करते हैं, लाउडनेस को। ठीक है, जो एक लॉग स्केल है। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हाँ, इसमें करंट निकालना है। देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये याद रखो भैया, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, जब भी हम, ये DC है, जब भी हम बैटरी लगा देंगे ना, तो ये जो कैपेसिटर है,
ये माइक्रोफेरेड जो ये कैपेसिटर लिखा हुआ है, ये जब फुल चार्ज हो जाएगा ना, तो वैसे जैसे ही फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हमारे लिए बस ये जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब जो करंट फ्लो होगा, चलो इसी में समझाता हूँ। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा ना, तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा ऊपर वाले में, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, इस तरीके से करंट आ जाएगा, ऊपर फ्लो नहीं होगा। तो जो आपका सर्किट बनेगा उसमें जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलो, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बैटरी हो गई, ऊपर आर ये लगा हुआ है 10 ओम का, क्योंकि ये इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये सीधा बंद हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम यहाँ लगा हुआ है, और ये गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 ओम का, तो तुम्हारा हो गया रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 20 ओम हो गया। अब आई इज इक्वल टू, मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले वी इज इक्वल टू आई आर बताया था, देखो आपको कहीं पे वी इज इक्वल टू आई आर, देखो ये बताया था, देखो वीर बताया ना, वी इज इक्वल टू आई आर, वीर। तो अब जो हमारा आर कितना आ गया टोटल, आर हमारा आ गया 20 ओम, आर हमारा आ गया 20 ओम, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर है वीर, तो वी हमको पता है कितना है, 10 वोल्ट है, 10 इज इक्वल टू आई इंटू 20, तो आई इज इक्वल टू 10/20, तो ये तुम्हारा हो गया 0.5 एम्पियर। तो आंसर क्या हो गया, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। चलो, अब हमारा कितना कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज करो यार पूरा जो जो पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस एक पेपर से ये मान लो आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना कि आप लोगों को खुद यकीन नहीं होगा। पहले मैंने आपको ये बराक रिवर और यहाँ पे ये सब चीज़ें समझाई, फिर मैंने आपको बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस बताया, ये सारे एसिड याद कराए कि तार पे क्या टंगे हैं, अंगूर याद है ना, टार्टरिक याद आ रहा है कुछ, ठीक है। फिर टिंचर ऑफ आयोडीन बताया, स्टार्च, ग्लाइकोजन सब कुछ समझाया यहाँ पे। प्लांट सेल में कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन याद है, एमएनसी कंपनी याद कराया। फिर आपको मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे पीजी वाला एग्जाम्पल सिखाया था, पीजी करके याद है ना, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल कौन रहता है, ठीक है। फिर नॉन मेम्ब्रेन यहाँ पे पूरा समझाया। फिर आपको मैंने यहाँ पे पूरा ये डाइजेस्टिव एंजाइम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ये टीन, टाइट, टोन, एमिन, ठीक है ना, याद आ रहा है सब कुछ, ये जो ट्रिक्स याद कराई हैं। फिर यूरिया कैसे बनता है बॉडी में, लीवर बनाता है, ठीक है। फिर ये DC-to-AC इन्वर्टर, रेक्टिफायर, सब कुछ याद कराया। फिर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया वर्क, पावर और एनर्जी का, कि कभी कोई फॉर्मूले में फिर ये वर्क जीरो कब होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये इसरो के मिशन पढ़ाए थे, ये जो एक्सएम मिशन गया है, ठीक है, ये पढ़ाया था एक्सएम मिशन 4, इसरो, नासा सब ने मिलकर कराई है। फिर मैंने आपको ये टेलीकम्युनिकेशन यहाँ सिखाया। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये 8 शेड्यूल सिखाया। फिर मनीग्रामम, नाना देसी याद कराया मैंने कि ये क्या है, गिल्ड्स हैं, ये एसोसिएशंस हैं मर्चेंट्स की। फिर हमने ये पूरा पढ़ा। अब फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये, ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये। चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ भाई, बताओ कैसा लगा, समझ में आया ना। तो आज मैंने आपको मेजर जो फिजिक्स का जो एक पार्ट है ना, वो चीज़ आपको समझा दी। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मैंने आपको समझा दिया है। एक अगर आप लोग यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो नीचे आपको वीडियोस का जो कमेंट्स में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज मैंने थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझाया है कि आप लोग अगर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से और सोच सकते हो, ठीक है। तो चलो, बताना कमेंट करके कैसा फील हुआ ये सब पढ़ने के बाद, और कोशिश करो चीज़ों को सीक्वेंस में देखो। ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी है वहाँ से देखो, पहली, दूसरी है, तीसरी है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा फील हुआ पढ़ने के बाद, और आप लोग और क्या चाहते हो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।